सबसे अभी तक जो अपन ने पोर्शन किया था उसमें पढ़ा था अपन ने मेंडेलियन करेक्टर। ठीक है, मेंडल ने क्या क्या काम किया था। अब यहाँ से अपने जितना भी पढ़ेंगे वो होएगा नॉन मेंडेलियन करेक्टर से रिलेटेड, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस से संबंधित। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले कि जो चीज उसमें पढ़ी है उसका सब कुछ उल्टा होएगा। ठीक है, उसमें अपन ने क्या देखा था, कंप्लीट डोमिनेंस देखा था। ठीक है, पर इसमें क्या होएगा, आइदर को डोमिनेंस होएगा या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होएगा। ठीक है, वहां अपन ने क्या देखा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा था। ठीक है, यहाँ आपने क्या देखेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जगह लिंकेज देखेंगे। समझ में आया। ठीक है, तो फिर जब अपने इसको सबसे पहले कुछ भी जो ऐसी ऐसे सभी करेक्टर्स या फिर ऐसी सभी जीन्स जो मेंडेलियन करेक्टर को गलत साबित करती है, जो मेंडल को जो गलत साबित करती है, वो सब नॉन मेंडेलियन करेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, there are patterns of inheritance in sexual reproducing organisms that does not follow the principle of Mendel's। मतलब जो मेंडल्स के प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते इनहेरिटेंस के, वो सब के सब इसमें आते हैं। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो दो डोमिनेंट ट्रेट है वो एक दूसरे के साथ में ब्लेंड कर जाती है। ठीक है, मतलब डोमिनेंस होता भी है पर पूरा डोमिनेंस भी नहीं होता, जिससे क्या है कि जो एक थर्ड फिनोटाइप है वो बन जाता है। वो अपने आगे पढ़ेंगे कि भाई जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें थर्ड फिनोटाइप कैसे बनता है। दिस इज सीन, ये कब देखा जाता है, जब कोई एक रेड फ्लावर, ये देखो ये रेड फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर के साथ में इसका जब क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, पिंक बन गया। जो F1 जनरेशन आई वो कैसी आई, पिंक आई। तो मतलब क्या है, जो दोनों पेरेंट है, दोनों पेरेंट से ही अलग। रेड इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट विद अ व्हाइट फ्लावर रिजल्टिंग इन अ प्लांट विद अ पिंक फ्लावर। ठीक है, उसके बाद में आता है, ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर आता है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में क्या है कि दोनों डोमिनेंस है, दोनों ही एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। जब कोई दो डोमिनेंट एलिल एक्सप्रेस की जाती है फिनोटाइप के अंदर, जैसे कि चिकन विद ब्लैक फिदर, चिकन जिसके पास में क्या है ब्लैक फिदर है, या फिर चिकन जिसके पास क्या है व्हाइट फिदर है, हैविंग ऑफस्प्रिंग, जिसके ऑफस्प्रिंग में क्या है ब्लैक एंड व्हाइट फिदर है। समझ में आया। मतलब ऐसे चिकन जिसके ऑफस्प्रिंग है उसके पास में ब्लैक फिदर और व्हाइट फिदर दोनों ही है। ठीक है, उसी इसीलिए क्या हो गया, मतलब जो ब्लैक फिदर वाला है वो भी डोमिनेट है, जो व्हाइट फिदर वाला है वो भी क्या है डोमिनेट है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं मेंडेलियन डेविएशन। मेंडेलियन से किस तरह से ये डेविएट करता है, उसके एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं। मतलब मेंडल्स लॉ के एक तरीके से अपने ये बोल सकते हैं ये क्या है, मेंडल्स लॉ के एक्सेप्शंस है। ठीक है, सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, जब कोई रेड स्नैपड्रैगन फ्लावर को अपने क्रॉस करते हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है, स्नैपड्रैगन फ्लावर, स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, तो मतलब जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका एग्जांपल है। जो रेड कलर के स्नैपड्रैगन है उसको जब अपने क्रॉस करवाते हैं व्हाइट स्नैपड्रैगन फ्लावर के साथ में, तो जो F1 हाइब्रिड बनता है ना, उसमें क्या पिंक बन रहा है, ना ही रेड बन रहा है ना ही व्हाइट बन रहा, क्या बन रहा है पिंक बन रहा है। सबस्क्रिप्ट ये क्या इंडिकेट करता है, जो एलिल्स है ना चार फ्लावर के, CR फॉर रेड, CW फॉर व्हाइट एंड F2 जनरेशन प्रोड्यूस क्या करता है 1:2:1। 1:2:1 का मतलब ये जो 1 है वो तो रेड कलर को डिनोट कर रहा है, ये जो इधर वाला 1 है ये व्हाइट को डिनोट कर रहा है, और जो बीच में 2 है वो क्या है पिंक को डिनोट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया दोनों ये। पर ये चीज ध्यान रखना, उसके अंदर आपने क्या देखा था, जब अपने मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड के अंदर क्या देखा था, मोनो हाइब्रिड में जैसे जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 था, जबकि ये तो है जीनोटाइपिक। जबकि अपने फिनोटाइप की बात करते हैं तो ये क्या 3:1 है। ठीक है, तो फिर अब 1:2 इस पर जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं ना, इसमें जेनेटिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो ही सिमिलर है। समझ में आई। ये देखो डायग्राम से देखो, इसमें क्या है, ये पी जनरेशन है, मतलब पेरेंटल जनरेशन है, रेड को क्रॉस करवाया व्हाइट से। ठीक है, तो क्या बना पिंक बन गया। अब पिंक को जब अपने सेल्फ पोलिनेट करवाया तो उस टाइम क्या है, उस टाइम क्या बना है देखो, दो तो ये क्या है, ये वो है जो कंप्लीट रेड है। ठीक है, ये क्या है जो कि पिंक है, जो दो क्रॉस बॉक्स वाले हैं, ये क्या है पिंक है, और ये वाइट आ गया। समझा, इसीलिए इसका रेशियो क्या गया 1:2:1। अब ये कैसे आया कि अपन ने जब
पी ये जो F1 जनरेशन थी उसमें क्या है RW की एक तरीके से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है वो RW की क्रोमोसोम प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है। अब इसके जो गेमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे R और W। इधर भी क्या है फीमेल के भी R और W, दोनों को क्रॉस करवा दो तो RR, RW, RW, ठीक है। तो फिर क्या मालूम चला इससे कि ये वाला तो कंप्लीट रेड है तो कंप्लीट रेड आएगा, ये वाला कंप्लीट वाइट है तो कंप्लीट वाइट आएगा, पर ये जो ना ही रेड है ना ही वाइट है ये क्या है पिंक है, इसी को क्या बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आता है अपने को डोमिनेंस। जिस तरह से अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर बात की है क्या कि कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, कोई तीसरा ही आके उसमें फायदा उठा रहा है। जबकि अपने को डोमिनेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि दोनों ही डोमिनेंट है। कुछ एलील्स ऐसे होते हैं जो दोनों एक्सप्रेस करते हैं, बोथ एक्सप्रेस्ड इन द सेम फिनोटाइप। सिचुएशन को क्या बोलते हैं कोडोमिनेंस। दोनों कोडोमिनेंट एलील्स आर शोन विद द अपर कास्ट लेटर, दोनों ही कोडोमिनेंस है तो क्या दोनों को ही कैपिटल कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। जेनेटिक डायग्राम्स के अंदर बट द लेटर यूज्ड आर डिफरेंट, पर जो बाद वाले हैं ना वो क्या है कि डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल फिदर कलर इन हैन मे बी वाइट ब्लैक और स्पेकल्ड, ठीक है, इट हैज बोथ वाइट फिदर एंड ब्लैक फिदर। The allele can be shown as W for white, B for black. There are three possible phenotypes. अब इसके क्या तीन पॉसिबल जीनोटाइप है, WW, BB, BW। समझ में आया। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 1:2:1। ओके चलो देख, ये देखो इसमें क्या है तीन पॉसिबल फिनोटाइप्स की कौन कौन सी, WW से वाइट, BB से ब्लैक, BW से स्पेकल्ड, ठीक है। उसके अंदर जब WW है तो कंप्लीट वाइट आ रहा है, बीपी है तो कंप्लीट ब्लैक आ रहा है, BW है तो वाइट भी दिखाई वाइट भी देखो दिखाई दे रहा है और ब्लैक भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या है दोनों का मिक्स है, तो मतलब क्या है दोनों जीनोटाइप्स उसमें डोमिनेंट है, तो डोमिनेंसी शो करते हैं। अब आती है लिथल जीन। लिथल जीन के अंदर क्या है, ये ऐसे जीन्स है जो प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब या तो डोमिनेंट होंगे या फिर रिसेसिव होंगे, जो भी लिथल होंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको हार्म प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनको मारने की कोशिश करते हैं, रिजल्टिंग इन डिसरप्शन ऑफ सम वाइटल प्रोसेस एंड लीडिंग टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। कुल मिला के लिथल जीन का कुछ काम नहीं होता, जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। ये या तो डोमिनेट होते हैं या फिर लिथल होते हैं। अब लिथल जीन्स है वो क्या है, उनके दो ही टाइप है। डोमिनेट लिथल जीन की बात करते हैं जैसे कि येलो फर, अगर चूहा है चूहे के अगर येलो फर है, या फिर जो जीन है बुलडॉग के स्ट्रेंथ इन कैटल। एंड रिसेसिव लिथल जीन की बात करते हैं तो क्लोरोफिल जीन्स ऑफ क्लोरोफिल जो अपसेंट होती है कॉर्न प्लांट के अंदर, एंड जीन ऑफ इनफेंटाइल डेमेंशिया इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या इनफेंटाइल डेमेंशिया के लिए यूज होता है। कुल मिला के इसके अंदर केवल इतना ही याद रखना है, लिथल जीन कौन कौन सी होती है। हम्म हम्म और जब अपने कोड डोमिनेंस की बात कर रहे थे ना तो उसके अंदर एक एग्जांपल अपना आरबीसी भी हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। क्यों कैसे हो जाएगा, तो जब ए ओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप है इसका मतलब उसमें ए डोमिनेट रहता है, बी ओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसमें बी डोमिनेट रहता है, पर ए बी अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या है कि दोनों के दोनों डोमिनेट रहते हैं, ए और बी, तो उसमें ए बी ही चाहिए होता है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आपने लिथल जीन की बात कर रहे थे तो पेरेंट जनरेशन में देखो ये येलो है, वाई स्मॉल वाई, मतलब क्या है कि ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई येलो पी जनरेशन के अंदर, सॉरी पेरेंटल जनरेशन के अंदर, ये भी येलो है पेरेंटल जनरेशन के अंदर। इन दोनों के जब गैमेट्स देखे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब इनका अपने फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो क्या है ये वाई और वाई मिलके डबल वाई बनाएंगे, मतलब कैपिटल वाई दोनों, वाई और स्मॉल वाई मिलके तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनाएंगे, ठीक है। फिर अपने वाई वाई स्मॉल वाई ये क्या है, जो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई एक अपन ने क्या बात की थी, या तो ये रिसेसिव होंगे या फिर डोमिनेट रहेंगे, ठीक है। जनरली ये डोमिनेट के अंदर आते हैं, और वो जो डोमिनेट होते हैं ना वो क्या है कि मर जाते हैं क्योंकि लिथल होती है ना जीन्स, जीन्स लिथल होती है। तो ये क्या है कैपिटल वाई ये मर गया, ये येलो आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जो नॉन येलो होएगा स्मॉल वाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया।
पक्का? चलें? अब अपने बात करते हैं कि बैक क्रॉस मेथड क्या होता है। कोई भी F1 हाइब्रिड के साथ में अगर अपने किसी भी एक पेरेंट, दोनों पेरेंट में से किसी भी एक पेरेंट के साथ में उसका क्रॉस करवाते हैं, पर वो होमोलोगस होना चाहिए। होमोलोगस वो रिसेसिव भी हो सकता है, होमोलोगस वो डोमिनेट भी हो सकता है। किसी भी F1 हाइब्रिड का अगर अपने होमोलोगस रिसेसिव या फिर डोमिनेट जीन्स के साथ में जाता है ताकि डिजायर्ड ट्रेट्स है उनको बढ़ावा दे सकें। समझ में आया? चलो, आवाज़ आ रही है मेरी? चलो, उसके बाद में फिर आता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, किसी भी अननोन जीनोटाइप जो कि क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर अपने बोलेंगे कि जो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, उसका अगर उसी के होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में अगर अपने क्रॉस करवाते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। ये किस लिए किया जाता है? ताकि इसका जीनोटाइप है ना, उसको टेस्ट करने के लिए कि वो हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है। ये क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है। समझ में आया यहाँ तक? टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया? आ गया? चलो, अब ये डिफरेंस है किस चीज़ के ठीक है। अब ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसमें दो ऑर्गेनिज्म के प्योर लाइन के साथ में क्रॉस होता है। किस लिए? टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल एलिलिक पेयर, सिंगल एलिलिक पेयर की स्टडी के लिए। डाई हाइब्रिड में क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म के प्योर लाइन के बीच में क्रॉस ऑफ टू पेयर ऑफ एलिल। इसमें तो क्या था? सिंगल पेयर ऑफ एलिल, सिंगल एलिलिक पेयर। इसमें क्या? टू पेयर ऑफ एलिल, मतलब इसमें तो केवल कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी होएगा। इसमें क्या है? टॉल तो है ही, साथ में येलो या फिर जो भी हाइट है, ठीक है, टॉल टॉल के साथ में उसका कलर आ जाएगा येलो, या फिर स्मॉल टी आर आर, कुछ भी हो सकता है, या फिर स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्रॉस होता है ना उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। समझ में आया? उसके बाद में जो F2 जनरेशन के जीनोटाइपिक रेशियो होते हैं ना उसमें क्या होता है? 1:2:1:4:4। रुको, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, F2 जनरेशन की बात करते हैं। F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है मोनो हाइब्रिड का वो अपन ने पढ़ा था 3:1 होता है, जबकि F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड का 9:3:3:1 होता है। जबकि जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन की बात करते हैं तो 1:2:1 होता है, जबकि इसका फिनोटाइपिक तो 9:3:3:1 होता है। जबकि अपने जीनोटाइपिक की बात करते हैं तो देखो 12:12:42:12:1, 12:12:42:12:1। ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं 1:1, 2:4:2, 1:1। देखो ये है, इसका डबल हो गया, ये इसका फिर से हाफ हो गया, ये को कैसे भी याद कर लो, 141, 242, 141। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का हमेशा रिजल्ट इसी फॉर्म में होता है। अगर मोनो हाइब्रिड है तो 1:1 हो जाएगा, अगर डाई हाइब्रिड है तो 1:1:1:1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब अपने पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो सब चीज़ अपने अभी इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रोमोसोम होता क्या है? सबसे पहले ये बताओ कि क्रोमोसोम होता क्या है। देखो, सबसे पहले जब अपने क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम होता क्या है, तो प्रत्येक न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं, प्रत्येक न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो डीएनए है ना इतना बड़ा होता है कि वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह पैक्ड होता है। ठीक है ना, उसकी पैकिंग कैसी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह पैकिंग होती है। तो उसी को बस अपने क्रोमोसोम्स बोल देते हैं, मतलब जो डीएनए की पैकिंग होती है उसी को क्रोमोसोम बोल दिया। ठीक है, और जो प्रत्येक क्रोमोसोम है वो किस चीज का बनता है? अभी अपन ने बात की थी, जो डीएनए है वो क्या टाइटली कॉइल हो जाता है, या फिर पैकिंग की तरह, पैकिंग के लिए कॉइलिंग तो करनी पड़ेगी, टाइटली कॉइल हो जाता है मेनी टाइम्स अराउंड द प्रोटीन्स, जिसको अपने क्या बोलती है? स्टोन प्रोटीन्स। कुल मिला के अगर मान लेते हैं ये स्टोन प्रोटीन है, तो ये डीएनए क्या है कि इसके बार 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 इस टाइप से चक्कर करके ये क्या है कि पूरा अच्छी तरीके से पैक हो जाता है स्टोन प्रोटीन के बार बार। ठीक है, तो इसी को क्या बोल दिया? क्रोमोसोम बोल दिया। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोम है वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? स्ट्रेसबर्गर। कब? 1815। ठीक है, और जो टर्म है क्रोमोसोम वो किसने दी थी? वाल्डेयर ने। ध्यान रखना, किसने? वाल्डेयर ने। हाँ, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है वो सबसे पहले किसने दिया था, किसने डिस्क्राइब किया था? तो वो डिस्क्राइब किया था स्ट्रेसबर्गर ने।
ठीक है, जबकि अपने क्रोमोसोम टर्म किसने दी थी, वाल्डेयर ने। ठीक है, जो टर्म है वो किसने दी थी, क्रोमोसोम की, वाल्डेयर ने, और जो डिस्क्राइब है वो किसने किया था, स्ट्रेसबर्गर ने। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्या रोड शेप के दिखाई देते हैं, डार्क स्टैंड बॉडीज होती है मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के टाइम मेटाफेज स्टेज के अंदर। ठीक है, व्हेन सेल्स आर स्टैंड विद सुटेबल बेसिक डाई एंड व्यूड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, जब उसको अपन लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, कब देखते हैं, मेटाफेज स्टेज के टाइम, याद है अपन ने पढ़ा था। ठीक है, रोड शेप डार्क स्टैंड बॉडीज होती है जो कि मेटाफेज के स्टेज के टाइम अपन ने माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में अपन ने इसको स्टडी करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, अब आता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्रोमोसोम्स नंबर किस किस में कितना कितना होता है। चलिए, सबसे पहले जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, किसी एक स्पीसीज के अंदर वो कांस्टेंट रहता है, मतलब एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहेंगे। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमंस में कांस्टेंट है, कैटल्स में कांस्टेंट है, बफेलो में कांस्टेंट है, इसी टाइप से हर चीज में क्या क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद में चलो सबसे पहले ये उसी टाइप से अगर अपने कॉटन की बात करते हैं, अपलैंड कॉटन, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 52। राइस की बात करते हैं उसमें 24 होते हैं। टोमेटो की बात करते हैं 24 होते हैं। ऑनियन व्हीट की बात करते हैं 42 होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं ये हेक्साप्लॉइड है। ठीक है, ऑनियन की बात करते हैं 16 होता है। मेज की बात करते हैं 20 होता है। गार्डन पी की बात करते हैं, इसमें कितना होता है, 14 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी करते हैं। ठीक है, फ्रॉम 2n इज इक्वल टू 4, ये मतलब 4 क्रोमोसोम्स किसके अंदर है, कंपोजिटिव फैमिली का एक मेंबर है हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में कितना है, 2n इज इक्वल टू 4। जबकि 2n इज इक्वल टू मोर देन 1200 किसके अंदर है, कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन 1200 होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब अपने बात करते हैं साइज की। जो साइज ऑफ क्रोमोसोम है वो वेरी करता है कि कौन से स्टेज के अंदर है, सेल डिवीजन के अपने कौन से स्टेज के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, कहीं बड़ा होएगा तो कहीं छोटा होएगा। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स वो क्या लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट कब होते हैं, इंटरफेज के टाइम। लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट कब होते हैं, इंटरफेज, जब क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज होती है। ठीक है, एंड हेंस नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, इसीलिए ये माइक्रोस्कोप के अंडर में अपने नहीं देख सकते इस टाइम। यहाँ तक समझ में आया। अपने बात करते हैं ना कि जब वेट अपने बात कर रहे थे साइज की। ठीक है, जो साइज ऑफ क्रोमोसोम्स है वो वेरी करता है कि अपने कौन से स्टेज पे हैं सेल डिवीजन के। जैसे कि इंटरफेज है, इंटरफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और थिनेस्ट होता है, सबसे लंबा होता है इसी टाइम इंटरफेज की टाइम, और थिनेस्ट होएगा, थिन होएगा। ठीक है, इसीलिए लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इस टाइम विजिबल भी नहीं होता। क्रोमोसोम्स स्मॉलेस्ट होते हैं और थिकेस्ट होते हैं कब, माइटोटिक फेज के अंदर। माइटोटिक मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, थिकेस्ट होते हैं, इसीलिए जो क्रोमोसोम्स है उनकी स्टडी इसी टाइम में की जाती है क्योंकि थिकेस्ट होते हैं इस टाइम। ठीक है, प्लांट्स की बात करते हैं, उनके अंदर डाइकोट इज जनरली हैव शॉर्टर एंड हायर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन मोनोकोट। मोनोकोट से डाइकोट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शॉर्टर जरूर होते हैं पर हायर होते हैं, मतलब नंबर्स में ज्यादा होते हैं पर वैसे छोटे होते हैं। ठीक है, तो अपने हायर प्लांट्स की बात करते हैं, जो लॉन्गेस्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स है ना वो होते हैं जो ट्रिलियम स्पीसीज के होते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स के अंदर लॉन्गेस्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं, आर दोज ऑफ ट्रिलियम स्पीसीज विच में इज 32 माइक्रोन इन साइज, जिनका साइज कितना होता है, 32 माइक्रोन। जब क्रोमोसोम साइज की बात करते हैं ना वो नंबर ऑफ जीन्स के प्रोपोर्शनल नहीं है। क्रोमोसोम साइज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। ये मतलब नहीं है कि उसमें कितनी जीन्स है, कि भाई जितना जीन्स ज्यादा होगा तो बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं, अब अपने बात करते हैं क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, क्रोमोसोम है उसके जो बाहर की कवरिंग होती है ना, मान लेते हैं अपने ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके जो बाहर की कवरिंग होती है ना उसको अपने बोला जाता है पेलिकल। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मान लो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके जो बाहर की जो शीट होती है या फिर कवरिंग होती है ना उसको क्या बोला जाता है, पेलिकल बोला जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन मतलब कलर्ड बॉडीज होती है। ठीक है, जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी है ना वो सेल डिवीजन के टाइम चेंज होती रहती है कि क्रोमोसोम किस टाइप का दिख रहा है, ये चीज टाइम के वो सेल डिवीजन के साथ साथ में चेंज होती रहती है। एंड माइटोटिक मेटाफेज इज द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर स्टडीज ऑफ क्रोमोसोम की। अगर मॉर्फोलॉजी पढ़नी है ना
तो क्रोमोसोम मेटाफेज, माइटोटिक मेटाफेज सबसे बेस्ट स्टेज है। ठीक है, माइटोटिक मेटाफेज के क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स कैन बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। कौन कौन से देख सकते हैं अपने माइटोटिक मेटाफेज के अंदर? काफी सारी चीजें देख सकते हैं। चलो ये देखो, जैसे ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोसोम है। तो इसके अंदर ये जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोल दिया? पेलिकल बोल दिया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो बीच में ये पाया जाता है सर्कुलर, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो क्रोमेटिड्स है, प्रत्येक मेटाफेज क्रोमोसोम्स अपीयर्स टू बी लॉन्गिट्यूडली डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट। जब भी मेटाफेज होता है उस टाइम ऐसा लगता है कि जो क्रोमोसोम है वो लॉन्गिट्यूडनली दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ईच ऑफ विच, उसमें से प्रत्येक होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड बोला जाता है। मान लो ये है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, जब मेटाफेज होता है ना तो उस टाइम क्या है कि ऐसे इस टाइप से ऐसे लगता है कि जैसे ये क्या है कि दोनों के दोनों डिवाइड हुए हैं, ये अलग है और ये क्या है? ये भी अपना अलग है। ठीक है, अब इसके अंदर से अगर अपने ये इतना इतना पार्ट निकाल देते हैं, जैसे यहाँ से ये आ गया, तो ये इतना पार्ट होता है ना, इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड बोला जाता है। ठीक है, दोनों क्रोमेटिड, अब एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों तरफ के हो गए। बोथ द क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम अपीयर टू बी जॉइंट टुगेदर एट द पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन होते हैं क्रोमेटिड्स, उनको क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। अब जो दो क्रोमेटिड है क्रोमोसोम्स के, वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से माइटोटिक एनाफेज के टाइम, ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज। ठीक है, एंड ड्यूरिंग एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस, माइटोटिक एनाफेज के टाइम और मियोसिस के एनाफेज 2 के टाइम। ठीक है, एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये चीज तो अपन ने पढ़ रखी है, कोई नई नहीं है, याद है। सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? अब ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है, क्यों? एक ही मम्मी से पैदा हुई हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगी? सिस्टर क्रोमेटिड। सिंस द टू क्रोमेटिड मेकिंग अप अ क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रेप्लिकेशन ऑफ अ सिंगल क्रोमेटिड ड्यूरिंग सिंथेसिस एस फेज ऑफ इंटरफेज, दे आर रिफर्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? अब मान लो कि इसके पास में ये एक क्रोमोसोम और है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है, पर ये एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये जो है एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं हाँ, ये अलग क्रोमोसोम की, इसीलिए ये क्या हो गया? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। फिर अपने बात करते हैं सेंट्रोमियर की। ठीक है, सेंट्रोमियर और टेलोमियर की बात करते हैं। ये क्या? मोस्ट स्टेबल पार्ट है क्रोमोसोम का। सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर आर द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये जो रीजन होता है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइन होती है मेटाफेज के टाइम, उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर बोला जाता है। अपन ने पढ़ लिया ये तो। ठीक है, ये जनरली कहाँ अपीयर होता है? एज अ कंस्ट्रिक्शन, एंड इसीलिए इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। यहाँ तक समझ में आया? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन किसको बोला जाता है? सेंट्रोमियर को। ओके, चलो अब अपने बात करते हैं सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर और टेलोमियर क्या? मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ डीएनए, इनको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड कर देता है क्रोमोसोम्स को दो ट्रांसवर्स पार्ट में, जिसको अपने दो आर्म्स बोला जाता है। ठीक है, जो सेंट्रोमियर है उसमें दो डिस्क शेप्ड बॉडीज होती है, जिनको अपने काइनेटोकोर बोला जाता है। काइनेटोकोर किसको बोला जाता है? ये जो डिस्क शेप्ड बॉडी होती है ना, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, इसी को काइनेटोकोर बोला जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया है। जैसे कि सबसे पहला आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होता है? जो सेंट्रोमियर है ना, वो एग्जैक्टली सेंटर के अंदर होता है। अगर सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर के अंदर है, ठीक है, मतलब कहीं यहाँ या फिर यहाँ नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको क्या बोला जाता है? अपने मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये जनरली वी शेप्ड का होता है। जो वी शेप्ड एट एनाफेज, एनाफेज के टाइम ये कैसा हो जाता है? वी शेप्ड का हो जाता है। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या? कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सेंटर पे। सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर है। द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर पॉइंट के एक साइड में, सच दैट वन आर्म इज लॉन्गर, जिससे क्या हो जाएगा? एक आर्म लॉन्गर, मतलब यहाँ कहीं, अगर मान लो ये क्रोमोसोम है तो फिर कहीं यहाँ या फिर यहाँ होएगा, जिससे क्या एक क्रोमोसोम, एक जो आर्म है वो तो बड़ा हो जाएगा, दूसरा छोटा हो जाएगा। ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्या, जे और एल शेप्ड हो सकते हैं एनाफेज के अंदर, जे और एल शेप्ड हो जाते हैं एनाफेज के अंदर। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं तो इसमें क्या है? सेंट्रोमियर लोकेटेड होता है क्लोज टू वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, दस गिविंग अ वेरी शॉर्ट आर्म्स, वेरी शॉर्ट आर्म्स। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या है? जो सेंट्रोमियर है किसी एक एंड की तरफ होएगा, मान लो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर होएगा तो इसको क्या बोल दिया? एक्रोसेंट्रिक।
जिससे क्या एक आर्म तो बहुत छोटा हो जाएगा और दूसरा आर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स है वो जे शेप्ड ले लेते हैं या फिर रोड शेप्ड ले लेते हैं एनाफेज के टाइम। समझ में आ गया? देखो ये अगर मेटासेंट्रिक है तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे, अभी देखो डिफरेंस तो है पर उतना डिफरेंस नहीं है, इसको बोल दिया सब मेटासेंट्रिक। अब क्या है, उसी चीज को अगर अपने जैसे ये कॉर्नर पे ही ले आए तो उसको क्या बोल दिया, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, फिर आता है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या पूरा का पूरा एंड पे लाके छोड़ देते हैं, तो उसी को क्या बोल दिया, टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम so that chromosome is located at the end of the chromosome so that the chromosomes has only one arm, केवल एक ही आर्म होएगा। these chromosomes are I shaped और rod shaped in shape, या तो आई शेप्ड होंगे या फिर रॉड शेप्ड होंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अपन ने क्या बात कर रहे थे कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उसको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम बोला जाता है या फिर सेट क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियोलस का प्रोडक्शन होता है ना वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड होता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, इसलिए इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोला जाता है। एंड सैटेलाइट क्रोमोसोम्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज सैटेलाइट क्रोमोसोम, उनको और क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। यहाँ तक समझ में आ गया? सैटेलाइट क्रोमोसोम को और क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर आता है क्रोमोमियर, कि क्रोमोमियर क्या होता है। कुछ स्पीसीज के अंदर जैसे कि राई या फिर मेज के अंदर जो क्रोमोसोम की जो पेकाइटिन स्टेज होती है ना, पेकाइटिन स्टेज मियोसिस की, उसमें क्या है कि स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको अपने क्रोमोमियर बोला जाता है। क्रोमोमियर क्या होता है, कुछ स्पीसीज के अंदर जब वो पेकाइटिन स्टेज के अंदर होते हैं ना, उस टाइम उसमें स्मॉल बीड जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको अपने क्रोमोमियर्स बोला जाता है। अब जो क्रोमोमियर्स है ना वो विजिबल होते हैं ड्यूरिंग मियोटिक प्रोफेज जिसको अपने पेचाइटिन बोलते हैं, और इनविजिबल होते हैं माइटोटिक मेटाफेज के अंदर। क्या बोला कि जो क्रोमोमियर है वो विजिबल होते हैं मियोसिस के प्रोफेज के टाइम, मियोसिस के प्रोफेज के टाइम, और इनविजिबल हो जाते हैं माइटोटिक के मेटाफेज क्रोमोसोम्स के टाइम। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना क्रोमोमियर का क्रोमोसोम्स के अंदर वो हाईली कैरेक्टरिस्टिक होता है और कांस्टेंट होता है, इसलिए जो पैटर्न होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन का बीइंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दे आर क्लियरली विजिबल एज डार्क स्टैनिंग बैंड्स इन द जेंट सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। उसके बाद में जो क्रोमोमियर होते हैं ना वो रीजन्स होते हैं और टाइटली फोल्डेड डीएनए होते हैं। क्रोमोमियर्स आर रीजन्स ऑफ टाइटली फोल्डेड डीएनए। क्रोमोमियर्स ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, जो सिंगल क्रोमोसोम के जो क्रोमोमियर होते हैं ना वो क्या कि कंसिडरेबल वेरिएशन इन साइज शो करते हैं, वो साइज में डिफर होते हैं जैसे कि मेज के अंदर, और दे में बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज, या फिर वो यूनिफॉर्म साइज होते हैं जैसे कि राई के अंदर होते हैं। ठीक है, अब अपने इसकी क्रोमोनिमा की बात करें तो क्रोमोनिमा का क्या था, दो क्रोमेटिड्स होते हैं उसके अंदर, प्रत्येक क्रोमेटिड क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कॉइल्ड होता है जिसको हमने क्रोमोनिमा बोल दिया। ठीक है, जिसका प्लूरल क्या होता है, क्रोमेनेमेटा। उसके बाद जो क्रोमेनेमेटा है ना वो क्या है कि जीन फॉर्म करता है, जीन बियरिंग पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, बस इतना ही है। मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जो क्रोमेनेमेटा को सराउंड करते हैं उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स एक शीट से सराउंडेड होता है जिसको अपने पेलिकल बोला जाता है। दोनों मैट्रिक्स और पेलिकल क्या होते हैं, दोनों नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं और केवल मेटाफेज के टाइम ही अपीयर होते हैं जब न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है उस टाइम। ठीक है, अब कब बात करते हैं क्रोमोसोम के कंपोजिशन की, तो क्रोमोसोम के कंपोजिशन में क्या क्या होता है। जब अपने क्रोमोसोम के कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, जो मटेरियल द मटेरियल ऑफ हिज क्रोमोसोम्स आर कंपोज, मतलब जिस चीज़ के क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है। क्रोमेटिड अलग है और क्रोमेटिन अलग है। ठीक है, क्रोमेटिन को क्लासीफाई किया गया दो ग्रुप के अंदर साइटोलॉजिस्ट के द्वारा, किसके बेसिस पे, कि बेसिक डाइज के लिए कैसी है उसकी एफिनिटी, जिसको आपने क्या बोल दिया, एसिटोकार्बिन जैसे कि, या फिर फ्यूलेजिन रिएजेंट एट प्रोफेज, और जो डार्क स्टैंड रीजन होते हैं ना जिसको अपने हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है। डार्क स्टैंड रीजन कैसे होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि जो लाइट स्टैंड ग्रुप रीजन्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, यूक्रोमेटिन बोला जाता है। द जीन्स विद इन द हेट्रोक्रोमेटिक रीजन आर यूजुअली इनएक्टिव, जो जीन्स हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स के अंदर यूजुअली पाई जाती है वो क्या होती है, इनएक्टिव होती है। मोस्ट ऑफ द जीनोम ऑफ एन एक्टिव सेल इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन, ज़्यादातर सेल
ज़्यादातर जीनोम जो एक्टिव सेल के होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, यूक्रोमेटिन। एंड द जीन्स विद इन दिस यूक्रोमेटिक रीजन आर एक्सप्रेस्ड, मतलब इस क्रोमेटिन के अंदर जो जीन्स होती है ना, वही क्या होती है, एक्सप्रेस्ड होती है। समझ में आया यहाँ तक? हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये डार्कली स्टैंड है, ये क्या है, यूक्रोमेटिन लाइट स्टैंड है। फ्यू इनएक्टिव सेल्स जीन्स होती है इसके अंदर, लॉट ऑफ एक्टिव जीन्स होती है इसके अंदर, कंटेंट्स लॉट ऑफ एक्टिव जीन्स। ठीक है, ये किस चीज, हेट्रोक्रोमेटिन है, किस चीज़ से कवर्ड होते हैं, स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के स्मॉल रीजन से। ठीक है, अब जो लार्जर रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स है वो किस चीज़ से, ये जो यूक्रोमेटिन है वो कवर होता है लार्जर रीजन ऑफ क्रोमोसोम से, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोसोम से। हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं, ये सेंट्रोमियर के पास में पाए जाते हैं और टेलोमियर के पास में पाए जाते हैं। यूक्रोमेटिन की बात करते हैं, ये क्रोमोसोम के मिडिल में पाए जाते हैं, सेंट्रोमियर और टेलोमियर के। दो टाइप के होते हैं, कंस्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। केवल एक टाइप का है जो यूक्रोमेटिन है वो क्या है, केवल वन टाइप का है। और जबकि हेट्रोक्रोमेटिन दो टाइप का, दो टाइप में, एक तो हो गया कंस्टिट्यूटिव और एक हो गया फैकल्टेटिव। ठीक है, अब हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं तो ये क्या है, लेट रेप्लिकेटिंग है, ये नॉर्मल रेप्लिकेटिंग है यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा है, लेट रेप्लिकेटिंग है, जबकि यूक्रोमेटिन कैसा है, नॉर्मल रेप्लिकेटिंग है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं तो इसमें क्या, कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, यूजुअली नो एक्टिव पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। जबकि यूक्रोमेटिन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है। ये 30 नैनोमीटर फाइबर का होता है, ये 3.3 to 8 नैनोमीटर का होता है। क्या क्या मालूम चल गया, डार्क स्टैंड, लाइट स्टैंड, इनएक्टिव जीन्स फ्यू, काफ़ी सारी एक्टिव जीन्स होती है। स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स कवर करता है, लार्ज रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स कवर करता है। सेंट्रोमियर के पास में प्रेजेंट होता है, मिडिल में प्रेजेंट होता है। कंस्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव दो टाइप की है, ये केवल वन टाइप की है। लेट रेप्लिकेटिंग है, ये नॉर्मल रेप्लिकेटिंग है, कोई एक्टिव पार्ट नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन में, ये एक ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करती है। 30 नैनोमीटर फाइबर